नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, वसीम बरेलवी की एक रचना है जी। कि खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं और मेरे पास कोई चोर दरवाजा नहीं। हम्म। वो समझता था उसे पाकर ही मैं रह जाऊंगा, उसको मेरी प्यास की शिद्दत का अंदाजा है। वाह कोई भी दस्तक करे, आहट हो या आवाज दे, मेरे हाथों में मेरे घर तक तो है, दरवाजा नहीं। वाह वाह। अपनों को अपना कहा चाहे किसी दर्जे के हो, और अब ऐसा किया मैंने तो शर्माया नहीं, और तुझसे क्या बिछड़ा मेरी सारी हकीकत खुल गई। अब कोई मौसम मिले तो मुझसे शर्माता वाह। नहीं। सर, आज कारगिल विजय दिवस है, जी तो कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि। जी। और सर, कारगिल हाँ, हम में सबकी जी, श्रद्धांजलि। कारगिल में एक सबसे सबसे पहली मौत हुई थी, वो हुई थी उस समय के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की। हालांकि सौरभ कालिया को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था, बहुत बेरहमी से उनका टार्चर हुआ था, और तकरीबन 20-22 दिन बाद उनकी बॉडी मिली थी छत बिछत अवस्था एक में। वाक्य उनके साथ और था इसी में। जी। मैं शुरू में ही बता दूं जी। कि वो लेफ्टिनेंट से उनका प्रमोशन होकर कैप्टन का हो गया था, हाँ। लेकिन वो उनको जीवित हाँ, वो चिट्ठी उनको मिली नहीं, मिल नहीं पाई। मिल नहीं ये पाई। भी एक बहुत हाँ, बड़ा कैप्टन है वो, उनको कैप्टन ही कहा जाएगा कैप्टन। तकनीकी तौर पे। तो सर, उनके फादर हैं इनके कालिया साहब। उन्होंने इसको जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन मानते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाने की बात कही थी, लेकिन चूंकि हमारे भारत की विदेश नीति जो है भगवान मालिक है कि वो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करता है भारत और पाकिस्तान के मामले में, शिमला समझौते के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट में उनके फादर इसकी लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अ, सरहद पर लड़ने वाले शहीद कबाब को सुप्रीम कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक डेट दे पाए, एक तारीख दे पाए। हाँ, अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों के लिए रात को 2 बजे खुल सकता है कोर्ट, लेकिन एक शहीद कैप्टन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है कि उसकी याचिका को सुन ले, उसका निपटारा कर दे। ये दुर्भाग्य की बात है देश के बहुत लिए। दुखद। अब सर, मोदी जी हमारे घूमने के बड़े शौकीन नहीं है, इस समय मालदीव में है, रात रात में लौट के आएंगे। कल हम लोगों ने जिक्र किया ही था कि मोदी जी की विदेश यात्राओं पर 365 करोड़ रुपया स्वाहा हुआ है अभी तक, और नतीजा क्या आया कुछ नहीं पता है। अब सर, अब मोदी जी एक पहले प्रधानमंत्री है जो अपने साथ मीडिया को भी नहीं लेके जाते हैं। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर जाते थे तो मीडिया को साथ में ले जाते थे और फ्लाइट में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये तो एएनआई टीम ले जाते हैं। तो मीडिया ले जाने का एक फायदा ये होता था कि अपने देश के लीडर की जो वहां पर वो होती थी उसके ऊपर वो अपने से एक स्टोरी अलग से लिखता था। अरे तो वो छोड़िए, वो तो प्रेस ब्रीफिंग एक अलग चीज वो होती है। एक अकेले बात जाते कह हैं, रहा हूँ। एकला चलो अल्लाह रहते एक हैं। बात। वो देखे धनखड़ का, इसीलिए हो गया काम तमाम। अब सर, खुलासा हुआ कि केंद्र सरकार ने बीते बुधवार को बताया कि पिछले 5 सालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए निर्धारित कुल व्यय का तकरीबन 2% विज्ञापनों पर खर्च किया गया, और केंद्र सरकार ने इस दावे का खंडन किया कि 80% था। अब राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि ये 2% के आसपास था। 2020-2021 वित्तीय वर्ष से लेकर 2024-25 तक बीबीपीपी मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कुल 335.37 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इनमें से केवल 7 करोड़ रुपए मीडिया वकालत के लिए निर्धारित किए गए, जो कुल व्यय का 2% है। अब ये सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू की गई थी योजना, और ये हरियाणा से शुरू की गई थी। मुझे जहां तक याद है प्रधानमंत्री मोदी ने वहीं से किया था। लिंगानुपात को लेकर हरियाणा में बहुत कम हो गई थी लड़कियों की दर, और लगभग यही स्थिति थी। अब सर, इसके अलावा मैंने एक सर्च किया, उसको कल रखेंगे, कि आपको याद होगा सर, एक सेल्फी पॉइंट बनवाया गया था वो रेलवे स्टेशनों पर मोदी जी का, फोटो खिंचाओ। उसमें छोटे वाले का था 1.25 लाख रुपया खर्चा, और बड़े जो बनाए गए थे सेल्फी पॉइंट वो 6.5 लाख रुपया था। उनका अब आता पता नहीं है कि कहाँ चले गए वो। नहीं, वो खर्चा वो तो स्टैचू बनाने में। सेल्फी पॉइंट बनाने में एक एक का 150 बने थे कुल टोटल भारत भर में। नहीं, क्यों बनाए गए थे? सेल्फी खिंचाओ मोदी जी नहीं, क्या मतलब प्रचारित मोदी जी होंगे की और लोकप्रियता वैसे ही है कि मतलब उनके अरे आप स्टैचू के देखते पास होंगे खड़े होकर फोटो हर खिंचा। पेट्रोल पंप पे लटके हैं मोदी जी, बड़ा सा कटआउट उनका लगा है ऑपरेशन सिंदूर वाला, और ऑपरेशन सिंदूर ये तो चालू पहले है। फिल्मों उल्मों के लिए होता था कि हीरो हीरोइन का कटआउट लगाते थे। अब वो हीरो कम है, वो विश्व गुरु देश है। के प्रधानमंत्री हैं, इनको तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। लंका डंका बज रहा है इनका। खैर, वो तो आपने देख ही लिया, ऑपरेशन सिंदूर में कोई एक देश नहीं खड़ा हुआ जिसे इनकी लंका डंका है। 365 करोड़ फूक चुके हैं घूमने पे।
अब सर, बड़ी संख्या में हर साल लाखों भारतीय नागरिकता छोड़कर बाहर जा रहे हो। विश्वगुरु कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी बहुत बढ़िया हो गई, हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए, हम जिस देश में जाते हैं वहां से वो लाते हैं। अभी एक चीज और हम निकाल रहे हैं, कल उसको रखेंगे। इन्वेस्टर समिट हुआ था यूपी में, करोड़ों रुपए फूंक दिए गए कि निवेशक आएंगे, अमेरिका से आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे, एको का आता पता नहीं है कहाँ गए, उसको भी कल रखेंगे। इसी लखनऊ को सजाने में बड़े बड़े गमले मैंने देखे थे, सड़क के हाँ, किनारे रखे गए थे। G20 हुआ था सर, उसी में चोरी भी हो गया। हाँ, गमला चोरी हुआ था, वो अलग स्टोरी थी, झालर चोरी हुआ था। G20 सबमिट कराया मोदी जी ने दिल्ली में, कहा इससे निवेश आएगा, पता ही नहीं है कितना आया। खैर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने 2024 में नागरिकता छोड़ दी, जो 2023 के मुकाबले कम है, यानी 2023 में इससे भी ज्यादा था। अब पिछले 6 साल का जिसमें डाटा है ये रखा गया संसद में, यह आंकड़ा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हमारे गोंडा से हैं, राज्यसभा में आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि साल 2024 में 2,06,000 और साल 2023 में 2,16,219 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, मैंने वो देश छोड़ो चले गए। ये लाजमी बात है, गरीब लोग तो नहीं रहे होंगे, ये सब बहुत बिलेनियर लोग रहे होंगे, जो समझ गए यहाँ हिंदू मुसलमान होता है, यहाँ हर चीज में लाइसेंस पे पैसा दो तब लाइसेंस बनेगा, उसके बाद सरकार सेट होनी चाहिए आपकी, तब जाके यहाँ होगा। और 2022 में कुल 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी, 2021 में 1,63,000 लोगों ने छोड़ी थी, और 2020 में 85,000 लोगों ने, और 2019 में 1,44,000। 2020 के बाद नागरिकता छोड़ने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये तो यानी मोदी जी के दूसरे टर्नओवर के पहले साल बाद ये तो इस बात को जो मतलब सवाल खड़ा करता है कि जो बीजेपी से आने के बाद, जैसे कंगना रनावत ने कहा अब देश आजाद हुआ, हाँ 2014 बाद हुआ था, किसी ने कहा कि अब तरक्की हुई है, आवाज होते ही सब भागने लगे, हाँ, देश किसी छोड़ ने छोड़। कुछ कहा, किसी ने अमृत काल, हाँ, अटल जी शाइनिंग के ज़माने इंडिया में टाइप शाइनिंग का, इंडिया के शुरू किया, फिर यहाँ स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं कौन कौन सा, खेलो इंडिया। देश तरक्की कर रहा है और विपक्ष जो है पीछे ढकेलना चाहता है, तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर इतने लोगों ने नागरिकता छोड़ी है, इट मीन्स कि मतलब लोगों को भरोसा घटा है, अपने देश को छोड़ करके दूसरी जगह गए हैं, तो कोई मायूसी या कोई बहुत बड़ी तरक्की उनको खींच के ले गई है जो देश में उनको संभव नजर नहीं आ रही है। तो ये तो चिंता का विषय है, इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पर, और ये बात बहुत बार उठी है जी, कि भारत की जितने भी जीनियस और जितने अच्छे स्टूडेंट हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो भारत छोड़ करके जाना पसंद करते हैं विदेश में, कि जहाँ उनकी क्षमता के मुताबिक उनको पैसा भी मिलता है और उनको काम भी मिलता है। हमारे यहाँ वो कंपटीशन ही होता रह जाता है, वो आदमी पढ़ लिख करके कि अपने देश की सेवा में लगाएंगे, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो विदेश में कम से कम जाने पर उसको काम तो मिल जाता है, लेकिन ये हो वही रहा जो बात आप कह रहे हैं कि ज्यादातर जिनकी क्षमता है, हाँ, अमेरिका ने तो अभी एक नया स्कीम शुरू किया, गोल्डन कार्ड वाला, कोई भी 25 लाख में शायद ही ऐसा मंत्री और आईएएस या पीसीएस या उद्योगपति या वो हो जिसके बच्चे बाहर ना हो। इस तरीके से जो आप ये करते हैं कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ 5,000 स्कूल बंद हुए और ये छत गिर गई, बच्चे मर गए, तो आप मतलब किस चीज का बेटी पढ़ाओ, कहाँ पढ़ेगी बेटी? भवन गिर रहे हैं, 5 किलो राशन पे है, बच्चों को रास्ता नहीं है बारिश में जाने के लिए, हाँ, वो बस्ती वाला। हाँ, आज भी दूर दराज के पानी भर जाता है तो महीनों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, पानी कम होने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से अब सर एक चीज बता आपको, कंपोजिट शराब, योगी सरकार ने एक काम बढ़िया किया यूपी में, शराब की दुकानें हर 100 मीटर पे खुलवाई, उसका नाम रखा कंपोजिट शराब की दुकान, जहाँ बियर, अंग्रेजी और इम्पोर्टेड दारू एक साथ मिलेगी। अब जो ये 5,000 स्कूल जो बंद किए गए, अब इनको भी कंपोजिट स्कूल बना दिया गया, उस पर पुताई करके लिख दिया गया, जो स्कूल दूसरे मर्ज हुए तो कंपोजिट शराब की दुकान की तर्ज पर कंपोजिट स्कूल हो गए। मतलब देश है कि महान ये देखिए, इस मामले में देश की तारीफ तो हम लोगों को करना ही चाहिए कि हमारे देश में कंपोजिट हो रहा है सब, कानून भी सब हैं बड़े अच्छे अच्छे, और योजनाएं भी बहुत अच्छी अच्छी, बस क्रियान्वयन और उस पर अमल वही है होते कम दिखता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था, नेहरू नगरी चौपर राजा, बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों दिया? इसका मतलब है कहीं नहीं पढ़ रहे थे, कहीं नहीं व्यवस्था थी, हर टेम्पो पे लिखा रहता है, हर ऑटो पे लिखा रहता है। वही एक कामयाबी है, वही उपलब्धि है कि लोग जान पाए, नारा जान पाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी। और एक बार स्लिप ऑफ टंग में मोदी जी कुछ और कह गए थे इसको, वो आज भी वीडियो खूब वायरल होता है। अब सर, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने बताया है, किरण रिजिजू जी ने,
कि सोमवार और मंगलवार को 16-16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा होगी। पहले दिन होगी लोकसभा में और फिर दूसरे दिन मंगलवार को होगी राज्यसभा में। अब जो लिस्ट आई है उसमें नाम बड़े चौंकाने वाले हैं। इसमें शुरुआत जो होगी उसमें राजनाथ सिंह 28 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, श्री गणेश करेंगे, यानी कि 27 से थी कि 28 से? 28 से 28 शुरुआत करेंगे। यानी मोदी जी नहीं रहेंगे उस दिन तो पक्का है, पता नहीं घूम घाम के आ जाएंगे तो थकान उकान मिटाएंगे। नहीं, ये खबर ये है कि वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, चर्चा कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। अब इस चर्चा में जो भाग लेने वाले दिग्गज हैं उनके भी नाम सुन लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और मोदी जी के प्रिय निशिकांत दुबे, रक्षा मंत्री है ही है। रक्षा मंत्री है ही है। इतने नाम पता है, मोदी जी का नाम नहीं है लिस्ट में। अब वो मूड कर जाए विश्वगुरु का। हाँ नहीं, इस पर देखिए किरण रिजिजू जी से, संसदीय कार्य मंत्री से किसी ने सवाल कर दिया हाँ कि क्या प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। हाँ तो उन्होंने क्या घुमा के जवाब दिया हाँ कि देखिए विपक्ष के लीडरों को तो हम नहीं तय कर पाते कि कौन कौन वो करेगा, बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, क्या बोलेगा। तो ये काम भी जो है वो कौन कौन यहाँ बोलेगा सत्ता में, ये तो सत्ता ही के लोग तय करेंगे। हाँ, वो हमारी हिम्मत नहीं है, हम धनखड़ हो जाएंगे। हाँ हाँ, इसमें तो धनखड़े चल रहे हैं देश में। उन्होंने अब सर इसमें टीडीपी को 30 मिनट और समाजवादी पार्टी को 65 मिनट मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है, सदस्यों की संख्या के हिसाब से होता है कि कौन कितना है। अब मोदी दल का कद जितना बड़ा है उतना टाइम बड़ा। अब मोदी जी बोलते हैं नहीं बोलते हैं उनकी मर्जी, उन्हीं के ऊपर है भैया। बोलने बहुत बड़ा उपकार करेंगे, अगर बोल दिए तो 18 मिनट बोले थे जिस शुरुआत में। माहौल देखेंगे, अगर फेवर में है तो आगे बोले, भाई झूठे बोलेंगे, उनको झूठे लेना झूठे देना। अब सर कंबोडिया और थाईलैंड में कुछ चल रहा था, 60 में ही रखेंगे इसको। अब सर मंदिर सोचिए, हमारे हिंदुस्तान में एक राम मंदिर आंदोलन हुआ था 90 के दशक में, कितना खतरनाक हुआ था। अब एक हिंदू मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में जंग छिड़ी हुई है। सर 60 में बताएं, ये बॉर्डर पे क्या है सर? देखिए वहां पर कंबोडिया और थाईलैंड में बॉर्डर पर कहीं पर माइन बिछी हुई, हाँ लैंड माइन विस्फोट, लैंड माइन बर्स्ट कर गई 23 तारीख को। 23 तारीख को कर गई, तो उसमें कंबोडिया के नहीं थाई सैनिक जो है शहीद हो गए। तो उससे दोनों के बीच जो है झड़पें शुरू हो गई। अब वो जंग चल रही है। तो अब उस जंग के पीछे एक और वजह भी बताई जा रही है, वो मंदिर 7वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है, जबकि उसको संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो है कंबोडिया को दे दिया। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अदालत 2013 में दे दिया गया था। लेकिन उस पर थाई भी कब्जा दोनों करना चाहते हैं। मंदिर का खेल अपने यहाँ ही नहीं है, पूरी दुनिया में है। चौके मंदिर को वो अपना कब्जा बता रहे, वो अपना कब्जा बता रहे। मंदिर चल रहा है वहाँ भी हिंदू मंदिर। अब सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला मिला, हमने इसको निकाला कि भारत में भिखारी भी भैया बहुत अमीर हैं। ये 80 करोड़ जो 5 किलो राशन वाले हैं वो सब बेकार है। हमको तो हमें अपने ऊपर तरस आया कि हमसे ज्यादा तो भिखारी कमा रहा है। अब भारत में, हाँ भारत में भिखारियों की संख्या, अब सर मामला ये पता चला, एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक भारत में भिखारियों को कुल संख्या 4,13,670 है। ये रजिस्टर्ड भिखारी है। ये हमको पहली बार जिंदगी में पता चला भिखारी भी रजिस्टर्ड होते हैं। ये आंकड़े 2011 की जनगणना से लिए गए हैं। इनमें से पुरुष भिखारियों की संख्या 2,21,673 और महिला भिखारियों की संख्या 1,91,997 है। अब किस राज्य में सबसे ज्यादा भिखारी है भी जान लीजिए, कौन सा भिखारी प्रदेश है। भिखारियों के मामले में शीर्ष स्थान पर पश्चिम बंगाल का नाम आता है। यहाँ 81,244 भिखारी है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। दूसरे पे यूपी। अब उसके बाद हम आते हैं, सीधे बंगाल से गिरे तो यूपी बैठ के हमको पूरी उम्मीद थी कि यूपी दूसरे नंबर पे होगा। उत्तर प्रदेश का नंबर दूसरा है, यहाँ 65,835 भिखारी हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। अब इनकी कमाई भी आप लोग जान लीजिए। ये महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने। हाँ, अब ये सर सामान्य भिखारी तो 100 से लेकर 500 रुपया कमाते हैं। लेकिन जो सबसे अमीर भिखारी है, वो टॉप भिखारी कौन कौन से हम बता दें आपको भैया। पहले नंबर पे सबसे अमीर भिखारी जो माने जाते हैं, मंदिरों और धार्मिक स्थल पर है। हाँ, मुंबई के भरत जैन साहब भिखारी। पहली बार मैं ये जान पाया कि कोई जैनी भी भिखारी होता है। तो ये भरत जैन साहब सबसे अमीर भिखारी माने जाते हैं। इनकी प्रतिदिन की इनकम जो है 2,000 से 2,500 रुपए है प्रतिदिन। पर डे 2,500 रुपया कमाते हैं। 3,000 मान लीजिए, 9,000 रुपये महीना हो। इनका मंथली इनकम 60,000 से 90,000 रुपए के बीच में रहता है।
ये सोचो, एक भिखारी है, कलकत्ता की लक्ष्मी दास हैं एक मैडम, 16 साल की उम्र से भीख मांग रही हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं। उनकी मासिक इनकम 30 से 35 हजार रुपए माह है। बिहार के पटना की रहने वाली सरबतिया देवी 50 हजार रुपया कमाती है मंथली, और सालाना 36 हजार रुपया का एक बीमा का प्रीमियम भी देती है सालाना, बीमा भी करा रखा है। उसके बाद बंबई के कृष्ण कुमार गीते मांग कर अपना गुजारा करते हैं, और गीते रोजाना 1500 रुपया कमाते हैं, जिससे उनकी मंथली इनकम 45 से 50 हजार रुपए होती है। वहीं संभाजी काले बंबई के स्लम एरिया में रहते हैं और भीख मांगकर रोजाना 1500 रुपया कमाते हैं। सर ये तो भैया भिखारी यहाँ के बड़े महंगे, हमें जिंदगी नहीं पता था। क्या कहिए? देखिए ये जो पनप रही है हाँ भिक्षावृत्ति, और ये जो इसके पीछे गैंग है। हाँ हाँ, सुबह निकलते हैं सब। हाँ, और ये इनको भी, और जीरो इन्वेस्टमेंट का ये है मेक इन इंडिया, क्षेत्रीय पुलिस हाँ। और क्षेत्रीय वो जो दादा गैंग है, हाँ हाँ, वही ऑपरेट करता है। वो बाकायदा ला के प्लेटफार्म पर छोड़ेंगे, बस अड्डे पर छोड़ेंगे, रेड लाइट है उसमें, चौराहों पर, हर चौराहे पे एरिया बटा होता है, दूसरा भिखारी दूसरा नहीं आ सकता। ट्रेन में कोई भी लड़का भीख मांगने अगर चढ़ा है, हाँ तो पता चला है, वो हमको बताया एक ने, हाँ, कि वो जीआरपी की लिस्ट में सब कौन लंगड़ा, कौन लूला, कौन लंबू, कौन कालू, कौन नाटा, कौन बनवरिया। अरे हजरतगंज में सर एक है वो लंगड़ा है, वो दूसरे भिखारियों को हजरतगंज चौराहे क्रॉसिंग पे भीख नहीं मांगने देता है, बहुत अमीर आदमी, बहुत अमीर है। तो हम लोग तो तरस खा के देते हैं, लेकिन इनसे असली पैसा की कमीशन मिलता है पुलिस को और वो गैंग लीडर को। हमने स्टोरी, अब आप बताइए, जो यूं रगड़ के चल रहा है उसको उठा के वहां तक कौन लाता है? और वहां से चल रहा है, थोड़ा ना आया होगा। एक दिन मेरे पास भी आया, तो मैंने उसको 5 का सिक्का दिया, कह खाना खिला, तो हमने कितने लोग से खा चुके हो, तो हंसा। अरे हमको मक्कारी ना किया करो यार, है जो दे ले लिया करो, खाना खिला दो। अब कितने लोग से पूछ चुके हो, खाना खिला दो, हर एक से खाना खाते हो। तो हंसा, मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। मतलब ये बताइए कि जैसे ही आपने जेब में, भैया भूखे बहुत ना, खाना, कितना पैसा आप दे देंगे भाई भीख में? सरकार पे बाकायदा ये सब जो डिपार्टमेंट इनका है। नहीं, लखनऊ में एक अभियान भी बीच में चला था, व्यापारियों को पकड़ के उनको, समाज कल्याण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सर्वे भी शायद किया था इस पर। फिर वो ठाई फूस हो गया। कराना चाहिए, बच्चे पढ़े, बताइए, योजना है इनके लिए सर बाकायदा। अब सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला मिला कि पत्नी ने पति को पहले दही खिलाकर मार डाला। कैसे? पहले क्या, ऑनलाइन उसने मंगाया जहर, 4 पुड़िया। क्या फिर शुरू हो गया? अरे है, 2-3 मिले थे, हमने एक ही लिया। पति मारो अभियान। एक तो आपके जौनपुर का मिला। अरे अब सुनिए, ऑनलाइन उसने 4 पुड़िया जहर मंगाया और प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर रची थी साजिश। किया क्या? पहले दिन पति को दही में मिला के खिला दिया, पति बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। ऊपर वाले, किस्मत अच्छी थी उसकी कि ऊपर वाले उसको बचा दिया। अब पत्नी कही तो हमारा मामला फेल हो गया। कुछ दिन बीता, उसने फिर जहर खिला दिया। दूसरी बार जब खिलाया तब नहीं बचा, निपट गया। तो घर वालों ने सोचा कि इसको डायरिया से मर गया, मामला आया क्या हो गया। तो जो युवक मरा, तो उसकी माँ को कुछ दिन बाद डाउट हुआ कि हमारी बहू के चाल चलन में कुछ गड़बड़ है, और ये बिल्कुल गमशुदा नहीं है, और इसके कोई चेहरे पे सिकन नहीं आ रही है। और 11 साल पहले शादी हुई थी, शशि नाम है जिसने खिलाया था, और 9 वर्ष का बेटा और 6 साल की बेटी भी थी। अब उसके बाद जब उसकी अम्मा को वो हुआ, तो फिर उसने पुलिस में शिकायत की। उस युवक का नाम यादवेन था, ट्रक चालक था और छत्तीसगढ़ में ट्रक चलाता था। और यादवेन ने ऑनलाइन गूगल पर सर्च करके 4 पुड़िया सल्फाज मंगाया था, जो उसका प्रेमी है ये ट्रक ड्राइवर, और 350 रुपया का था, QR कोड से दिया था। ऑनलाइन मोदी जी चलाए थे, ऑनलाइन से लोगों का मर्डर भी कराया जा रहा है। अब फिर जब उसकी माँ ने कहा, तब पुलिस ने जब बहुत वो कमरे उमरे तलाशी ली, तो उसमें वो पुड़िया मिल गई जहर वाली। लेकिन अब सर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, पुलिस को नाकों चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो जला फुका दिया गया, हो गया बहुत टाइम। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होते हैं, प्रतीति जन्य, जो मरा था उसका नाम सुनील है, उसकी माँ का नाम है राम ढकेली। हाँ, तो इस बारे पूरे वाकये में ये है कि ये इसकी पत्नी जो थी, 2 बच्चों की माँ है, तो वो पति ने देखा कि ये जो है हमारी अनुपस्थिति में, बल्कि वही ट्रक ड्राइवर थे। हाँ, वो उसके छोटे भाई ने एक दिन इसकी बीवी को यादवेन के साथ देख लिया। हाँ, देख लिया खेत में। तो उसने भाई से शिकायत की, भाई ने उसको डांटा, थप्पड़ मारा,
और बहरहाल वो उसके बाद उससे मन में ठान लिया कि इनको ठिकाने लगाना। तो उसने इनके साथ जो है वो अपना साजिश की और ये इन्होंने जो है अपना ऑनलाइन सल्फास मंगाया। पहले तो उस पर स्टडी की, खोला कि कैसे मिलेगा। हाँ, गूगल पे। गूगल पर सर्च किया तो हाँ, गूगल देवता तो सब बता देते हैं। हाँ, तो उससे आया तो फिर उस पर जो इन्होंने उसको फ़ोन किया उस महिला को कि सल्फास आया हुआ है ऑनलाइन। उसका फ़ोन आया, फलां ढाबे पर हम रखवा दे रहे हैं, वहाँ से मंगा दो। तो उस महिला ने अपनी भांजी को भेज करके, बहन की बिटिया को भेज करके वो सल्फास मंगाया और फिर अपनी योजना के तहत पति को दही में मिला के खिलाया। लेकिन वो पहले राउंड में बच गया, तो उसने देखा ये तो बच गया है। तो सेकंड अटेम्प्ट मारा उसने। तो जो बचा हुआ सल्फास था उसने सेकंड राउंड में खिलाया, वो मिशन, तो फाइनल हो वो गया। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो हाँ, गया। तो चूंकि बीमारी के हिसाब से ये मरे, इसलिए इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम ना होने से ये दिक्कत आती है कि थोड़ा सा सजा देने में या सबूत में। लेकिन परिस्थिति जन अपराध जो वो साक्ष्य हैं, हाँ, वो जो जले हुए कपड़े हाँ, वपड़े जले मिले हुए हैं, कपड़े काली और तेल वो है। कटोरी मिली है हाँ। जिसमें खिलाया है, हाँ। अगर वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट उसकी जांच करेगा तो वो बहुत कुछ उससे निकल सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही फिर शुरू हो गया है फिर। कब शुरू हो गया है। महिलाओं सावन को में। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। शादीशुदा महिलाएं। हाँ, उसे बच्चे अच्छे वाली हैं। बताइए। अब सर चलते थे शॉर्ट में बताइएगा। गूगल मैप जो होता है हम लोग बहुत भरोसा करते हैं, उसे देखते हैं रास्ता वास्ता। अब सर शुक्रवार रात, अभी इसी रात में 1 बजे की घटना है कि एक महिला नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में शुक्रवार आधी रात सीधे खाड़ी में उसकी कार गिरी है। और ये मामला है कि शुक्रवार रात करीब 1 बजे घटना हुई जब महिला अपनी कार से उलवे की ओर जा रही थी। बेलापुर के खाड़ी पुल से जाने की बजाय उसने पुल के नीचे का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि गूगल मैप पर उसे वो रास्ता सीधा नजर आ रहा था। नतीजतन उसकी कार सीधे ध्रुव तारा चट्टी से खाड़ी में गिर गई। तो शुक्र मनाइए समुद्री सुरक्षा पुलिस वहां मौजूद थी तो बचा लिया। और हम लोग गूगल मैप पे भरोसा करते हैं। ये क्या खेल है गूगल मैप पर सर, यानी भरोसेमंद नहीं। 2-3 मामले हो चुके हैं। एक चीज यहाँ करमवीर जी आपको बताते चले कि मान लीजिए गूगल तो एक ऐसा खेल है कि लोग उसको बहुत आसानी से करने लगे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टरी भी लोग करने लगे हैं। हाँ, गूगल ये हुआ तो ये कर लो, ये हुआ तो ये कर लो। ज्योतिषाचार भी बन गए, पंडित भी सब बन गए हैं। कर लो, औरतें भी खूब हैं, ऐसे गमले में पेड़ उगा लो, ऐसे ये कर लो, ऐसे चेहरा साफ पूरी डॉक्टर बनी चली जानी। हाँ, चेहरा साफ कर लो, ये लगा हो जाएगा चेहरा, इतने घंटे ब्लीच कर लो, ये कर लो। मतलब ये गूगल ना होगा उनको साला वो मिल गया यूनिवर्सिटी। हाँ, यूनिवर्सिटी मिल गई है। असल में गूगल बताता कैसे रास्ता आप लोग भी जान लीजिए तो शायद मुक्ति पा जाएंगे गूगल से। किसी रास्ते पर जब 1000 मोबाइल जिस स्पीड से रन करेगा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई रास्ता है उस पर 1000 मोबाइल आया या गया, तो गूगल उसे ऑटोमेटिक पतली गली मान लेगा। हाँ, मोबाइल आया गया कि मतलब मोबाइल वाले गए। हाँ, मोबाइल वाले। और स्पीड में गया कोई तो उसको राजमार्ग मान लेगा। बहुत ज्यादा स्पीड, 100 से ऊपर स्पीड में गया तो उसको एक्सप्रेस में मान लेता है। अब इसमें खेल कभी भी कर सकते हैं। तो रास्ता बताने लगता है। हाँ, उसको लगता है ये रास्ता है जहाँ 1000 मोबाइल लेके लोग रन कर रहे हैं, यानी कि रास्ता है। आप किसी भी चौराहे पे इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 1000 मोबाइल लेके जाइए। ऐसा एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया में एक आदमी ने किया था। उसने एक ठेले पर 1000 मोबाइल रखे, उसको ढक के रखा और ले जाके चौराहे पे खड़ा कर दिया। गूगल उसको पूरा रेड दिखाने लगा, पूरा जाम, मतलब पूरा वहां पे 1000 लोग खड़े हैं, टाइम गाड़ी घोड़ा चाहे जिससे लोग परेशान हो गए थे। तो गूगल का ये हाल है। अब भैया चलते चलते आपको बता दें, अब सर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यूपी का सुन रहे हैं कि 6 लोगों का नाम भेजा गया है, जिसमें ब्राह्मण चयनित तौर पर दिनेश शर्मा और बस्ती से हरीश द्विवेदी का नाम मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ कि चल रहा है। और योगी सरकार के मंत्री में धर्मपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा हो सकते हैं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया और मौजूदा एमएलसी विद्यासागर सोनकर आपके जौनपुर मछली शहर के हैं, एमपी भी हुआ करते थे भाजपा में। अच्छा, हाँ, तो उनका नाम चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।